गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभांगी कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, शुभांगी कोचिंग क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के ऊपर आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब हम करने वाले हैं। तो आज हम 2022 में जो क्वेश्चन आए थे उनमें से 25 क्वेश्चंस करेंगे। आपको भी समझ में आएगा कि जब से एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पर कंडक्ट हो रही है तब से क्वेश्चन का लेवल किस तरह से बढ़ गया है। ये तो सही है कि इजी क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी पड़ेगी, तो आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग लेवल पर ही आएंगे। तो आप यह क्वेश्चन सॉल्व करके खुद चेक कर सकते हो कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक पहुँची है। जब तक आप जीन पियाजे की थ्योरी नहीं समझोगे तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाओगे। इसीलिए थ्योरी और पीवाईक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप एक महीने में 100+ लेकर आओगे। तो चलो शुरू करते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, यहाँ पे बोला है। तो देखो, ऑप्शन नंबर 1 है मूर्त संसाधनों व बहुत ही दृश्य श्राव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ये तो सही है, पहला ही हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। खाली चित्रों का करें तो इससे ज़्यादा हमारा फर्स्ट ही पॉजिटिव ज़्यादा लग रहा है। अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। बच्चे हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तो हम अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए हम कैसे कहेंगे उनको? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एज कितना होता है आपको पता है, 2 से लेकर 7 वर्ष तक का आयु उनका होता है। इसीलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया करवाना चाहिए। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे परिकल्पनात्मक आया है, यानी कि अमूर्त चिंतन हो गया है यहाँ पे भी। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे सही है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण ग्लास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका कारण है। तो आप यहाँ पे देखो, एक कोई बच्ची है 5 वर्ष की और लंबे ग्लास, अब यहाँ पे देखो मैं एक छोटा सा ग्लास बना रही हूँ, ये लंबा ग्लास हो गया और ये हो गया चौड़ा ग्लास। तो यहाँ पे पानी की मात्रा यहाँ पे उतनी है जितनी ये ग्लास में है। दोनों का कंटेंट भी सेम है, लेकिन वो हाइट की वजह से, अब ये लंबे ग्लास की हाइट कितनी है और चौड़े ग्लास की हाइट कितनी है, ये दोनों को एक साथ में वो समझ नहीं पा रही है। पानी की मात्रा तो दोनों में एक साथ ही है, लेकिन वो दोनों की हाइट समझ नहीं पा रही है, लंबाई और चौड़ाई वो समझ नहीं पा रही है यहाँ पे। तो इसीलिए वो प्रतिवर्ती सोच नहीं रख पाती है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये 3 ऑप्शन नहीं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? यहाँ पे तो युग्म यानी कि जोड़ियाँ हमें लगानी है। शैशव अवस्था में बच्चा क्या करता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, 4th है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करता है।
तो देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, तो ऑप्शन है क्या यहाँ पे? नहीं, ऑप्शन तो नहीं दिए हैं। ठीक है, हम इससे काम चला लेंगे। तो देखो, शैशव अवस्था में बच्चा, ऑप्शन 1 में देखते हैं हम, तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। शैशव अवस्था के बच्चे की एज क्या होती है? 0 से लेकर 2 वर्ष की होती है। तो ये अनुमान लगाएगा क्या? 2 वर्ष का बच्चा नहीं लगाएगा, इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा शैशव अवस्था के लिए, ये 1 नंबर के ऑप्शन के लिए। तो नेक्स्ट देखेंगे, निगमनात्मक तार्किक सोच प्रारंभ करता है क्या? नहीं करता है। वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है क्या? नहीं कर पाता है। अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल शुरू कर देता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो गया। तो 1 का हमें क्या मिल गया? ऑप्शन यहाँ पे 4 मिल गया। तो अब देखेंगे 2 का क्या मिलेगा हमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलो, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या हो गया? अभी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। तो इसका ऑप्शन 3 हो गया। अब यहाँ पे 3 का क्या हो गया? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ कर देता है, यानी कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन 2 हो गया। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुमान लगाने का, तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है, यानी कि ऑप्शन 4 का हमें 1 मिल गया। तो ये रहेगा हमारा युग्म सही मिलान। तो समझ में आ गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अभी यहाँ पे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अभी यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर 1 साम्यीकरण, ऑप्शन नंबर 2 संगठन, नंबर 3 समावेशन, नंबर 4 समायोजन। क्या कहलाती है? तो आप यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर देते चलो, क्वेश्चन के आंसर देते चलो और चेक करते चलो कि क्या आपका सही आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे संतुलन बनाने का, आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच जब संतुलन कायम बनता है तब वो क्या होता है? साम्यीकरण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है। तो यहाँ पे अभी संगठन क्या है, समावेशन क्या है, समायोजन क्या है, हम आगे आगे बताते जाएंगे। संगठन का मतलब क्या होता है कि स्कीमाओं को पुनर्स्थापित करना, स्कीमाओं को जोड़ने को ही संगठन कहते हैं। स्कीमाओं को जोड़ने को ही संगठन कहते हैं। हाँ ठीक है। फिर अभी समावेशन एक कोई भी चीज़ हम अगर देखते हैं उसे एज इट इज़ अगर हम फॉलो करते हैं तो उसे समावेशन कहते हैं। समायोजन यानी कि पूर्व ज्ञान जो होता है हमारा, पूर्व ज्ञान जो होता है उसमें परिवर्तन करके वातावरण के साथ कोई हम तालमेल बिठाकर जो हम भी चीज़ करते हैं उसे समायोजन कहते हैं। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? तो आपका आंसर आ गया। तो बच्चे संरक्षण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए?
अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों की एज क्या होती है? 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है। एज क्या होती है? 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है। इन बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, देखो अभी। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्या मूर्त चीज़ों को ही ज़्यादा समझते हैं, इसीलिए उनको मूर्त चीज़ें जो भी है उनके बारे में ही बताना चाहिए। अभी देखो, वर्गीकरण के मौके देना ये भी सही है, और लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। जब बच्चा 7 से 11 साल का है, वो मूर्त चीज़ें ही समझ सकता है, तो हम अमूर्त चीज़ें वहाँ पे दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है हमें नहीं करना चाहिए। तो नहीं का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड ही होता है। क्रमित करने के कार्य देना, ये तो कर सकता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संसाधन देना, ये भी सही है। तो हमें पूछा गया है क्या? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए इसका मतलब अमूर्तता की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट सेकंड हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि हमें नहीं पूछा है, नहीं करना चाहिए पूछा है, तो हमें क्या करना नहीं चाहिए? ऐसे समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षक को अब क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, देखेंगे हम। ऑप्शन देखेंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, मैंने अभी तो बताया था कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है? 7 से लेकर 11 वर्ष तक की एज होती है। 7 से लेकर 11 वर्ष तक की एज होती है। तो देखो ऑप्शन, अमूर्त संरचना, अमूर्त तो हम दे नहीं सकते क्योंकि यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आता है। वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके देने, जटिल हम दे नहीं सकते क्योंकि वो मूर्त समझता है, तो जटिल ये अमूर्त में जाएगा, तो इसलिए हम जटिल नहीं दे सकते। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो, तो ये सही है। ये देखो यहाँ पे मूर्त सोच पर आधारित हो, तो हम ऐसी समस्याएं बच्चों को दे सकते हैं। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। जब तक बच्चा औपचारिक अवस्था में नहीं आ जाता, तब तक उसे वैज्ञानिक समझ पूरी तरीके से नहीं आएगी, इसीलिए हमें ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है, तब भी वो साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो देखो, ये कब बन जाता है? जब बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, तब ये बन जाता है। जब हम जब स्कूल में छोटे थे, तब आप जब सर हमारे स्टोरी सुनाते थे या परियों की, राजा की कथा सुनाते थे, तब हमें ऐसा लगता है था कि हम एज इट इज़ उसके प्लेस पे रहकर हम सोचते थे कि हम यहाँ गए तो क्या होगा, वहाँ गए तो क्या होगा। तो मूर्त यानी कि जब तक वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जब कोई चीज़ दिखाए उसके बारे में सोचने की जब वृत्ति बन जाती है, यानी कि सोचने का क्षमता बन जाती है उसमें, ये कौन सी अवस्था में बन जाती है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, उसको ही हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ देखो, जीन पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाता है? अपने स्कीमा को रूपांतरित करता है। यहाँ पे देखो,
स्कीमा, स्कीमा का मतलब क्या होता है, पता है क्या आपको? स्कीमा का मतलब क्या होता है? मानव के दिमाग में हाँ, तो चलो, स्कीमा का मतलब पता है कि आपको स्कीमा क्या होता है? स्कीमा का मतलब है मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से ही स्टोर होती है, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बनाता है, उसे स्कीमा कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में देखो यहाँ पे, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नया अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा, नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा यानी कि पुराने जो स्टोर किया हुआ है उसको रूपांतरित और संशोधित करता है, तो उसे क्या कहलाते हैं? वो बदलाव कर रहा है ना उसमें, तो क्या कहलाएंगे उसे हम? जब हम बदलाव करते हैं तो उसे हम समायोजन करते हैं, समायोजन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अफसा आलू की एक चिप्स को देखते हुए कहती है, तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? तो यहाँ पे देखो, एक आलू को चिप्स को देखकर वो तितली कहती है। अब ये प्रतीकात्मक विचार की अवस्था की विशेषता है, कौन सी अवस्था की? जब बच्चे, अब यहाँ पे थोड़ा सा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चे होते हैं तो उनको जब कोई भी हम चीज़ देते तो उनके बारे में एक बार समझो। अभी अगर ये चिप्स उनको किस तरह दिखा? एक तितली के स्वरूप में दिख गया, आलू का चिप्स। ठीक है, वो तितली बोल रही है, लेकिन वो तितली के बारे में जानती है, तितली के बारे में जानती है, इसलिए उसने तितली बोल दिया। लेकिन वो चिप्स को समझ रही है क्या? आलू के। तो प्रतीकात्मक यानी कि पलट के उसको समझ में नहीं आ रहा है, खाली वो तितली देखती है, जिसने वो देखा है, जो सोचा है वही बोल रही है। ये सब पलट कर कब विचार करते हैं बच्चे? तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करते हैं, लेकिन वो पलट के प्रतीकात्मक विचार नहीं कर पाती है, इसीलिए इसका आंसर हमें क्या आएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये आएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वहाँ इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? तो अभी देखो, अभी अभी तो हमने देखा है, अभी अभी देखा है हमने। तो अभी ये बच्ची क्या कर रही है? एक 3 वर्ष की बच्ची है, 3 वर्ष की बच्ची है, तो अब कौन से आयु में होगी? 3 वर्ष की। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 3 वर्ष की बच्ची कौन सी अवस्था में आएगी? तो वो कौन सी अवस्था में आएगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएगी। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एज क्या होता है? 2 से 7 वर्ष की आयु, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो यहाँ पे बच्ची क्या कर रही है? उसकी इतनी समझ हो गई है, घोड़े को देखकर, एक घोड़े को देखकर उसको इतना पता है। उसने कुत्ते को देखा था, कुत्ते को 4 पाँव थे, घोड़े को भी 4 पाँव दिख रहे, कुत्ता भी दौड़ता है, घोड़ा भी दौड़ता है। ये उसने उसने देखा है, जितना देखा है उतना ही समझ रही है, तो इसे क्या कहेंगे हम? आत्मसातकरण। जितना आत्मसात किया है वो उतना ही बोल रही है, लेकिन उसके आगे का उसमें बदलाव कर रही है क्या? नहीं कर रही है, उसमें बदलाव नहीं कर रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? आत्मसातकरण और समावेशन। जितना समावेश किया है यानी कि जितना स्टोर किया हुआ है वो उतना ही बता रही है, उसमें बदलाव कर कर ये कुत्ता है, ये
घोड़ा है, उसमें डिफरेंस करने आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? तो आपको पता है, अभी आपने अगर थ्योरी पढ़ी हो तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे संरक्षण कर पाते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 आएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अंकित करता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखो यहाँ पे कौन सा कथन सही है। चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, यही हमारा सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही है। भाषा चिंतन का निर्धारण करता है नहीं, क्योंकि ये सेकंड ऑप्शन हमारा वाइगोस्की साहब का हो जाएगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे नहीं होगा। अगर यहाँ पे वाइगोस्की का पूछा जाता तो हमारा ये ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही आ जाता। भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रियाएं नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रक्रिया है। चिंतन हम आंतरिक कर सकते हैं, लेकिन भाषा के लिए हमें तो आंतरिक नहीं, हमें बाह्य रूप से बाहर आना पड़ेगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर ये देखो, अभी 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे ग्लास में छोटे और चौड़े ग्लास में अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है? तो अभी यहाँ पे देखो, लंबे ग्लास में छोटे और चौड़े ग्लास में अधिक जल है, तो जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है? देखो, ये थोड़ा सा ये लंबा ग्लास हो गया और ये हो गया थोड़ा सा हमारा चौड़ा ग्लास। हमारी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आप समझ लो। तो ये हो गया हमारा चौड़ा ग्लास। दोनों की मात्रा सेम है, कितनी है? समझो 5 मिलीमीटर लीटर की है, ये भी 5 मिलीलीटर की है। दोनों की मात्रा सेम है, लेकिन ये समझ नहीं पा रही है, जितना इसमें जल है उतना ही इसमें जल है, लेकिन वो दोनों को एक साथ समझ नहीं पा रही है। किसी एक को समझ पा रही है। वो किसको समझ पा रही है? ग्लास में अधिक जल है, छोटे और लंबे ग्लास में, छोटे और चौड़े ग्लास में से अधिक जल है, यानी कि इसके, ये जो चौड़ा ग्लास है इससे ज़्यादा ये ग्लास में अधिक जल है, ऐसा समझ पा रही है। ये क्वांटिटी उसकी सेम है, ये समझ नहीं पा रही। अगर हम ये ग्लास का पानी ये ग्लास में भी डालेंगे तो उतना ही होगा, और लंबे ग्लास का पानी चौड़े ग्लास में डालेगा तो ही पानी उतना ही होगा। ये क्वांटिटी समझ नहीं पा रही, लेकिन ये चौड़ाई समझ नहीं पा रही। चौड़ाई और लंबाई का दोनों में का अंतर वो समझ नहीं पा रही है, इसीलिए वो एक को ही समझ पा रही है, खाली ये लंबाई को ही समझ पा रही है। तो इसमें अधिक जल है, इसमें अधिक जल है ऐसा लग रहा है, चौड़ाई वो समझ पा रही है। तो देखो, ये किसके कारण होता है?
केंद्रीयता के कारण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखो, अभी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किस क्रिया को उलटे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है। अब देखो, प्रतिवर्तीयता तो देखो यहाँ पे ये जो है प्रतिवर्तीयता, किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना। अगर कर नहीं पाते तो उसे अब कर नहीं पाते, समझो अभी यहाँ पे देखो, मैंने ये प लिख दिया, अभी प लिख दिया, प के बाद मैंने यहाँ पे उसको जोड़कर फ बना दिया। तो बच्चा क्या समझ रहा है, अब ये फ ही है। अगर मैं यहाँ का फ की एक लाइन में निकाल दूँ तो ये प है, ये बच्चा समझ नहीं पाएगा। बच्चों को क्या समझ में आया है, खाली ये फ है। अगर बच्चों को ये समझ में आ गया कि पहले प लिखा था, अगर मैंने ये रफ कर दिया, बच्चों को समझ में आएगा कि पहले प लिखा था, अभी क्या हो गया, इसका फ बन गया है। तो ये जो अक्षरों में होता है तो वो कब हो जाता है, जब ये समझ नहीं पाता। वो कब समझ नहीं पाता है ऐसी चीज़ें, जब वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, वो तब समझ नहीं पाता है। वहाँ पे प्रतिवर्तीयता का अभाव होता है उसमें। जब वो मूर्त संक्रियात्मक चरण में जब आता है तब वो सब कर पाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है। यहाँ पे तो हमें बता ही दिया है कि मूर्त समस्याओं के साथ ही वो समाधान कर सकता है, तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही होगा। तो चलो नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख है और उड़ सकते हैं वे सभी पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं। तो इसको क्या कहलाएंगे, जो एज इट इज़ उसको फॉलो करता है, तो उसे हम क्या कहा है, हमने क्या कहा है अभी उसे समावेशन कहते हैं। अगर उसको बदलाव करके, अगर वो चमगादड़ को स्तनधारी कहने की बजाय वो क्या कह रहा है, पक्षी कह रहा है, क्योंकि उसका पक्षी के संदर्भ में विकास हो गया कि पक्षी किसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे पता है। लेकिन पक्षी अंडे देते हैं, चमगादड़ बच्चा देता है, ये पता नहीं है। इसीलिए जो एज इट इज़ फॉलो करते हैं उसे समावेशन कहते हैं। अगर उसमें बदलाव कर अगर उसने बोल दिया था कि ये स्तनधारी है तो वो समायोजन हो जाता था। तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही सही हो गया कि समावेशन ही है। यहाँ पे बच्चों ने चमगादड़ को सही तरीके से पहचान नहीं पाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। तो देखो अभी यहाँ पे संरक्षण का मतलब क्या होता है। तो समझो हमने एक स्क्वायर बना दिया। अगर मैंने ये स्क्वायर में एक लाइन बना दी, अगर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे 1 त्रिभुज है और यहाँ पे 2 त्रिभुज है, यानी कि सेकंड वाला त्रिभुज ट्रायंगल, तो बच्चा खाली ट्रायंगल को ही याद रख रहा है, बच्चा खाली ट्रायंगल को ही याद रख रहा है। लेकिन मैंने जो पहले से ये स्क्वायर बनाया है उसको बच्चा याद ही नहीं रख रहा है। तो ये क्या हो गया है, केंद्रीयकरण व प्रतिवर्तीयता ये हो गया है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
एक मिनट, ऑप्शन ये नहीं, केंद्रीकरण में एक ही ये हो जाती है। एक मिनट, हमारा ऑप्शन क्रम हमारा 3 सही हो जाएगा। विकेंद्रीकरण बोलते हैं उसको। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्रमांक 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने लंबे मगर एक चौड़े ग्लास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सहारा अपनी बहन को चिढ़ाती है। क्या चिढ़ाती है देखेंगे। चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया और उसकी बहन किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है और वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है। तो इस संदर्भ में देखो, तो यहाँ पे देखो, ये सारा का ग्लास है, यहाँ पे सारा का ग्लास है और ये बहन का है। तो बहन को पता था कि ये दोनों की भी क्वांटिटी सेम है, लेकिन यहाँ पे कौन समझ नहीं पा रहा है, सहारा नहीं समझ पा रही है। ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये दोनों का अंतर एक साथ में वो समझ नहीं पा रही है। इसीलिए बहन को पता है कि इसमें जितना नींबू पानी है उतना ही सहारा में है, लेकिन सहारा चिढ़ा रही है क्योंकि इसका बहुत लंबा ग्लास है और इसका चौड़ा छोटा ग्लास है, ऐसा उसको चिढ़ा रही है। लेकिन बहन को पता है, तो ये सारा क्या प्रदर्शित करती है, क्योंकि सारा को एक ही बात समझ में आ रही है। यहाँ पे देखो, ये वाली ही बात समझ में आ रही है, लेकिन चौड़ाई की बात समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर केंद्रीकरण का ही हो जाएगा। केंद्रीकरण, एक ही चीज़ को समझना, एक बार में एक ही चीज़ को समझना केंद्रीकरण कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। तो ये पूर्व संक्रियात्मक काल में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे ग्लास में से छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है। अद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी का बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटाया गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण हो रही है। तो ये अभी ऊपर के क्वेश्चन में हमने समझाया था। यहाँ पे खाली ये देखो, यहाँ अकेंद्रीयता, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं। तो देखो, ऑप्शन नंबर 1, बड़ों को अनुकरण करके सीखते हैं, बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 3, पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखते हैं, स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। तो पियाजे के अनुसार किस तरह से सीखते हैं, तो यहाँ पे स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन। हाँ, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के
तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाता है। देखो अभी यहाँ पे बदलाव आ गया है। पहले क्या पूर्व ज्ञान क्या है उसके पास, साइकिल का पूर्व ज्ञान है। पहले वो साइकिल चलाती थी, बाद में साइकिल का ज्ञान का उपयोग करके वो क्या कर रही है, स्कूटर चला रही है, यानी कि उसमें बदलाव किया है। तो उसको क्या कहेंगे हम, समायोजन कहेंगे। बदलाव, अगर बदलाव नहीं करती, ये साइकिल ही समझकर चलाती तो ये समावेशन हो जाता। साइकिल ही समझकर चलाती तो वो स्कूटर चला पाती क्या, नहीं पाती। तो वो समावेशन ही हो गया, यानी कि एज इट इज़ हो गया। लेकिन वो बदलाव करके जब वो स्कूटर चला रही है, साइकिल का पूर्व ज्ञान का अनुभव लेकर वो स्कूटर चला रही है, तो उसने क्या किया है, अभी समायोजन किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 यहाँ पे सही हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश डैश अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। तो देखो बच्चों में भाषा कौशल कब विकसित होता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तो बच्चे भाषा इतनी पढ़ लेते हैं कि वो दूसरों को सिखा सकते हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे भरपूर ये कर देते हैं। लेकिन जब बच्चे तेजी से कब सीखते हैं भाषा कौशल, जब संवेदी पेशीगामक अवस्था, यहाँ पे बच्चा 0 से लेकर 2 वर्ष की आयु में, जब बच्चा 2 से लेकर 7 वर्ष की आयु में होता है तब भाषा तेजी से ग्रहण करता है, तब भाषा का विकास तेजी से ग्रहण होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तो होता है, अमूर्त संक्रियात्मक में तो उससे ही ज़्यादा होता है, लेकिन तेजी से करने वाले, जब वो छोटा होता है, छोटे के बाद वो अब जब संवेदीगामक जब अवस्था होती है तब वो मामा दादा काका छोटे छोटे वर्ड्स बोल लेता है। लेकिन वो सबसे ज़्यादा भाषा कौशल कब आत्मसात करता है, कब विकसित करता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के चरण के अनुरूप है। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का क्या है, अब यहाँ देखो, जन्म से लेकर 2 साल ये संवेदीगामक का है। 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और ये हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। 7 से 11 साल ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का चरण हो गया, और 11 से ऊपर हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का हो जाएगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते हुए पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। किस अवस्था में ऐसा चिंतन कर सकते हैं, तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा चिंतन कर सकते हैं। जीववादी दृष्टिकोण होता है कि हम में जीव जैसा है वो हर एक चीज़ में वैसा ही ढूंढते हैं, तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा होता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पे देखो, एक मिनट, हाँ अभी सही है। यहाँ पे देखो ऑप्शन हमारा 1 क्या कहलाता है, शिक्षक की गतिशीलता, ये सही है। विविध सामग्रियों का प्रावधान, ये भी सही है, ये भी देना चाहिए। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना चाहिए, अनुभव तो हमें प्रदान करना चाहिए। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना चाहिए, नहीं ये ऑप्शन नंबर हमारा रॉन्ग है, यानी कि हमारा 1 2 3
1 2 3 किस में ऑप्शन में है, सेकंड में, तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन सही हो गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। हाँ, यहाँ पे देखो, अब क्या कर पाने के योग्य हो जाता है, तो यहाँ पे अमूर्त चिंतन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन नहीं, प्रतिज्ञात्मक चिंतन ये कोई ऐसा ऑप्शन कोई नहीं, परिकल्पना और आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन ये नहीं करता है, परिकल्पनात्मक नहीं करता है। परिकल्पनात्मक कब करता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। तो हमारा यहाँ पे प्रतिवर्तन ये यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक में करता है, प्रतिवर्तन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती है, वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है। अब यहाँ पे देखो, एक पेंसिल है, ये क वाली पेंसिल है, और एक पेंसिल है, ये ख वाली पेंसिल है, ख से बड़ी है, और पेंसिल ख ग से बड़ी है। अब यहाँ पे देखो, ये ग वाली पेंसिल, ये क वाली पेंसिल, एक मिनट, ये ख वाली पेंसिल और ये ग वाली पेंसिल, तो ये ग से बड़ी ख है, ख से बड़ी क है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, ये देखो, ये ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। तो जीन पियाजे के किस विकास को दर्शाती है, तो ये सकर्मक अनुमान लगाना इसको दर्शाती है, क्योंकि उसने लगा लिया है अनुमान, ग से ख बड़ी है, ख से क बड़ी है, इसीलिए सकर्मक अनुमान उसने लगा लिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो चलो नेक्स्ट। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। तो अब देखो, यहाँ पे वस्तुओं को किसी एक आयाम में जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, हमारा यही सही होगा। दूसरों पर परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, नहीं, ये भी नहीं। चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथा, नहीं, इसमें नहीं होगा। स्थानों जैसे अपने विद्यालय की स्थानीय मानचित्र, नहीं, ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग होता है, तो इसी संदर्भ में यहाँ पे प्रयोग हुआ है क्रमबद्धता का। तो फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ तक के क्वेश्चंस देखे हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, और ये जो क्वेश्चंस लिए हमने 2022 में जो हमारे पास पेपर अवेलेबल है उसमें से हमने ये क्वेश्चंस लिए हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे और आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं, तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको ये मेरा जो प्रैक्टिस आपसे करवाने का तरीका अगर अच्छा लगा है तो मुझे थंब करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मैं ये पार्ट 1 हो गया जीन पियाजे के ऊपर क्वेश्चन लाने का। अब सेकंड पार्ट में मैं ऐसे दूसरे 25 क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।